हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम कुछ मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आई एम प्रदीप और मैथ्स फैकल्टी। जैसे कि देखते हैं हम कुछ मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर 40% एंड 60% मोर देन अ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर्स। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 40% तथा 60% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? तो देख लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो आपका फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो थर्ड के कंपेयर में 40 और 60% मोर है। 40% और 60% मोर है। सपोज मैं बोलता हूँ अगर ये थर्ड वाला नंबर 100 है, अगर थर्ड नंबर 100 है तो ये 40% मोर यानी 140 होगा। कि सभी को क्लियर है? ओके। सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर जो है 60% मोर है। अगर ये 100 है तो ये 60 मोर होगा, यानी ये कितना होगा? 160 होगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आपको बोला गया है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो बताना है। फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का रेशियो बताना है। आप जानते हैं ये फर्स्ट नंबर है, दिस सेकंड नंबर, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो आप ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार। 7:8, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बी इज दिस क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बंटन की मध्य का क्या होगी? जो आपको मैं इस क्वेश्चन को बताऊं, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन में करते क्या है। जब भी आपको मीडियन निकालना हो, माध्य का निकालना हो, तो माध्य के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में, इस अरेंजमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, सॉरी आरोही क्रम में लगाना है। तो आप कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर ये होता है आपका बढ़ते क्रम। सबसे पहले आपको इस ऑर्डर को बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है? बढ़ते क्रम में। पहले आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये टोटल नंबर जो है 16 है। पहले इस सारे ऑर्डर को असेंडिंग में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग। और इसके बाद जो मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू वही आपकी मीडियन होगी। वही आपकी क्या होगी? मीडियन। यही सपोज मैं मानता हूँ ये 5 है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो मीडियन इसमें क्या होगी? जैसे ABCDE 5 नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं आपसे पूछूँ, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं सारे के सारे नंबर, तो आपसे मैं पूछूंगा कि मीडियन क्या होगी, तो आप कहेंगे 2 नंबर इस साइड से छोड़ दीजिए, 2 नंबर इस साइड से। मिड में C है तो इसकी मीडियन C होगी। लेकिन सपोज दैट नंबर 6 है, अगर नंबर यहाँ पे ऑड फॉर्म में तो मिड नंबर मिल जाएगा, लेकिन इवन फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। ABCDEF। अगर ये नंबर आपके असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपके मिड वैल्यू आंसर होगा। मिड वैल्यू क्या आएगी? 2 नंबर इस साइड से मैंने हटा दिए, 2 नंबर इस साइड से हटा दिए, तो आपके C और D मिड में आएंगे। C और D क्या है? मिड में। तो आप कहेंगे C और D का एवरेज निकालेंगे, C + D/2। तो C और D का जो एवरेज होगा वही क्या होगी? आपकी मीडियन होगी। वही आपकी क्या होगी? मीडियन होगी। तो ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना है? ऑड वाले नंबर में आपको मिड नंबर मिल जाएगा, और मिड नंबर निकालना भी कैसे है वो आप देख लेना। इन टोटल नंबर को ऐड कर दो, 5 + 1 कर देना। टोटल नंबर 5 + 1/2 करेंगे तो आप 3। थर्ड नंबर का जो नंबर होगा वो आपकी मीडियन होगी। यानी टोटल नंबर +1/2 ये आपका मिड नंबर आ जाएगा जब आपके ऑड होंगे। क्या होंगे? ऑड। देख लीजिए आप। तो यहाँ से देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। 5 + 1/2 कितना आएगा? 5 + 1/2 6/2 यानी 3। यानी इसमें मीडियन जो होगी 3 नंबर पे होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आप मिड में भी ढूंढ सकते हो मिड। और यहाँ से ही ऐसे सेम, इस साइड से 2 हटा देंगे, इस साइड से भी 2 हटा देंगे, तो जब मिड में 2 होंगे उनका एवरेज ही मीडियन होगा। यानी कुल मिला के मिड वैल्यू आपकी एवरेज होती है। सपोज ये नंबर लिखे होते 1 2 3 4 5, तो आपकी मीडियन क्या होती? 3। और यही नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपकी मीडियन क्या होगी? 3 और 4 के मिड में होगी। तो आप जानते हैं 3 और 4 के मिड में कौन आएगा? 3.5। तो आप खुद सोचिए 3 + 4 का एवरेज क्या होगा? 3 + 4/2 कितना होगा? 3.5 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3.5 होगा। तो ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा था, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, पहले बढ़ते क्रम में।
असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए आप 13 है। सबसे पहले 13, टोटल 16 नंबर मैंने काउंट कर लिए थे, सॉरी 12 भी है, 12 भी है। 12 के बाद आपका क्या आएगा 13। अब आप देखते हैं 13 के बाद आपका क्या नंबर मिल रहा है। 13 के बाद आपका 22। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? देखो 13 हो, 12 मेरा हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया, 13 भी कैंसिल हो गया, 22 भी हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे 31, नेक्स्ट नंबर जो है 31। 31 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर जो है 43, और 31 के बाद है 36। फिर आपका 43 जो है आपका इस लाइन में 2 बार आया है, 2 बार 43 देन 43। नेक्स्ट देख लीजिए आपका 43 के बाद क्या है। 43 के बाद आपका जो है 53, वो भी आपका 2 बार आया है, 1-2 बार 53, नेक्स्ट 53। उसके बाद 54 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 66, 67, नेक्स्ट नंबर 66, नेक्स्ट 67। अभी आगे देखते हैं कंटिन्यू। ये 77, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 97, लास्ट वन आपका 98। टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर हो चुके हैं। आप जानते हैं 16 नंबर हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड से 6 लिए, अब राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 इस साइड से, एक और ले लेते हैं 7 और 7। अब 2 नंबर मिड में है, नंबर कितने मिड में है 53। तो 53 और 53 प्लस 53 का एवरेज निकालेंगे तो 53 प्लस 53 अपॉन 2। तो आप जानते हैं 53 106 अपॉन 2 करेंगे तो दोनों नंबर सेम ही है, तो 53 ही आना, वो तो डिवाइड करेंगे 2 का 53। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मीडियन है वो 53 है। आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी को होने वाले लाभ में अप्रैल से मई तक 10% की वृद्धि हुई, फिर मई से जून तक 20% की कमी आ गई, फिर जून से जुलाई तक 50% की वृद्धि हुई, अप्रैल से जुलाई तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम अप्रैल टू मई। अप्रैल टू मई में 10% का इंक्रीमेंट, 10%। नेक्स्ट देन डिक्रीमेंट 20% फॉर मई टू जून, एंड देन फ्रॉम जून टू जुलाई इंक्रीज बाय 50%। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई? अच्छा, आप जानते हैं 10%, पहले 10% क्या है आपका इंक्रीमेंट। 10% इंक्रीमेंट आप जानते हैं 1/10 होता है। जिसको नहीं पता वो परसेंट हटाएगा, 00 लगाएगा नीचे, 10/100 1/10। नेक्स्ट आपका 20% डिक्रीमेंट, 20% डिक्रीमेंट, तो आप जानते हैं 20% 1/5 होता है। नेक्स्ट आपका दिस 50% क्या होता है आपका 1/2, 50% आपका 1/2 इंक्रीमेंट यानी 1/2। तो आप जानते हैं अगर इंक्रीमेंट है तो 10 पर 1 का इंक्रीमेंट 10 से कितना होगा, सक्सेसिव केस लगाएंगे, सक्सेसिव 10 से 11। 20% डिक्रीमेंट, 5 पर 1 का डिक्रीमेंट तो 5 से 4। नेक्स्ट आप जानते हैं 50% इंक्रीमेंट 2 से 3। आपके लेफ्ट साइड वाले सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट साइड वाले सारे मल्टीप्लाई। 10 × 5 50 × 2 100, 11 × 4 देखो 3 × 4 12, 12 × 11 132। यानी स्टार्ट में अगर ये 100 थी, अगर स्टार्ट में कंपनी का प्रॉफिट 100 था, तो अब आप फाइनल में जो प्रॉफिट है वो आपका 132 है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक कितने का इंक्रीमेंट हो गया 32। यानी 100 पे जो भी कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज होता है, यहाँ पे ऑलरेडी 100 है तो 100 पर 32 का इंक्रीमेंट, यही आपका आंसर है 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 54। 12, 15, 20 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो एक तरीका तो इसका ये है, मैंने आपको बता दिया था, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर चाहिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर, और इन सबसे डिवाइड होना चाहिए, इन सबसे डिवाइड। तो इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर जो लेंगे आप एलसीएम लेंगे, इन सबसे जो डिवाइड हो फिर आपको 4 नंबर का लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन से जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हम इनको लेते हैं जो आपके नंबर लिखे हुए हैं 12, 15, 54 और 20, 54 से डिवाइड, इन सबसे डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। अच्छा, आप जानते हैं 54 में आप जानते हैं 9 × 6 है, कितना है 9 × 6। ओके,
ये आप जानते हैं 20 का मतलब 2 × 10 बोल सकते हैं, 2 × 10। और आप जानते हैं 12 का मतलब 4 × 3 बोल सकते हैं आप। पहले मेरी बात सुनना, वो नंबर जो है इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, वो नंबर जो है सारे 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 54 से भी। तो यहाँ देखते हैं आपके मल्टीप्लाई में 9 आ रहा है, तो वो नंबर 9 से तो डिवाइड ही होगा, सभी जानते हैं 9 से डिवाइड होगा। 9 का रूल क्या कहता है, डिजिट का सम 9 से डिवाइड है, तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखते हैं 8 और 8 16, 16 और 2 9, 18, 18 और 9 27, तो ये तो कट रहा है 9 से, ये वाला हो सकता है भी। ये 9 से 9 7 2 9 18, ये भी कट रहा है, 9 9 9 ये भी कट रहा है। आप यहाँ देखेंगे 6 + 3 9 9 9 18, 18 और 4 22, 22 नहीं कटता, तो एक ऑप्शन हट गया, 9 से हमने एक ऑप्शन हटा लिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें फैक्टर 10 था, 10 में लास्ट में 0 था, आखिरी में दोनों में 0 ही होना चाहिए, आखिरी में ऑप्शन में 0 होना चाहिए, तो इस वाले में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी 10 से हटा दिया मैंने। तो आपके 2 ही ऑप्शन बचे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 4 भी बैठा है। 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्या 92 से 92 जो है 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये भी हट जाएगा। यानी जो आपका फाइनल आंसर होगा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि 12, 15, 20, 52 4 से डिविजिबल है, वो आपका होगा 9720 विल बी आंसर। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the cost price of 18 pence is equal to the selling price of the 12 pence, then what is the profit percentage? यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। CP ऑफ 18 पेन इज इक्वल टू SP ऑफ, दो CP आपकी कॉस्ट प्राइस, CP आपकी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, SP आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। CP ऑफ 18 पेन इक्वल टू SP ऑफ 12 पेन, ये आपका क्वेश्चन है। आपका मतलब आप सभी जानते हैं इंटू होता है, तो यानी 18 CP बराबर 12 SP। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं CP और SP का। 6 से डिवाइड कर लीजिए, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, यानी 3 CP बराबर कितना आ रहा है? 3 CP बराबर 2 SP। यानी रेशियो निकालेंगे CP और SP का, CP अपन SP, तो कितना आएगा आपका 2:3, 2:3। आप जानते हैं प्रॉफिट किस पर चेक किया था? CP पे। अगर CP 2 रुपये, SP 3 रुपये, तो कितने का प्रॉफिट है? 1 का, यानी 2 पे 1 का प्रॉफिट, 1/2 होता है आपका 50%। ये 50%, जिसको नहीं पता 1/2 50 होता है, वो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 2 से डिवाइड कर देना, 50%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड वाला इस क्वेश्चन का आंसर सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंकज बाय 10 lemons for 80, at what price he has to sell a dozen lemons to get a profit of 25%? अच्छा, पंकज 80 में 10 नींबू खरीदता है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 दर्जन नींबू किस मूल्य पर बेचने होंगे? अच्छा, आप जानते हैं परचेज का मतलब, खरीदने का मतलब, परचेज होता है आपका CP और सेल करना होता है आपका SP। तो आपको CP का मतलब आप जानते हैं, CP जब भी आप मानेंगे तो वो 100% मानेंगे, 100% की वैल्यू है। यानी आपने 80 रुपीज़ में 10 लेमन्स खरीदे हैं। मैं रुपीज़ को ऊपर लूँगा, रुपीज़ को कहाँ ऊपर? आर्टिकल नीचे, रुपीज़ को ऊपर, आर्टिकल नीचे। तो आपने 80 रुपये में, रुपीज़ मैंने ऊपर लिख लिए, आर्टिकल नीचे, लेमन 80 रुपये के 10 लेमन खरीदे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ये आपने खरीदे, परचेज किए, तो ये आपकी 100% की वैल्यू CP की वैल्यू है, यानी 100% बराबर 80/10। तो आपका 1% कितना आएगा? 1% कितना आएगा? 80/10, 80/10, 80/10/100। यहाँ तक सबकी को क्लियर होगा। उसने बोला आपसे कि प्रॉफिट होना चाहिए 25% का, प्रॉफिट 25%। आप जानते हैं CP अगर 100 है, अगर CP 100 है, प्रॉफिट 25 है, अगर CP 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो आप बोलेंगे SP जो बनेगा 100 + 25, 125 बनेगा, सब जानते हैं। तो यहाँ मुझे 125% की वैल्यू चाहिए 125, तो दोनों साइड 125 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 125 से मल्टीप्लाई। अब मुझे 1 दर्जन लेमन चाहिए, 1 दर्जन की वैल्यू जानते हैं आप? 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, तो 12 लेमन्स की वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं 125, 125, ये 1000 लिखा है नीचे, 1000, 125 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड जो होगा 8 टाइम्स। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 10, ऊपर जो बचा है वो 10 बचा है, नीचे 1 बचा है। ये ऊपर रुपीज़ है, नीचे आर्टिकल है, यानी 10 रुपये का 1 लेमन, 10 रुपये में 1 लेमन। अगर 10 रुपये का 1 लेमन है तो आप जानते हैं 12 लेमन, 10 × 12 120, 10 × 12 120। तो 120 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 किलोमीटर पर आवर से
ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ एन आवर्स क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो आप जानते हैं जब भी रेल किसी भी पोल्स को पार करती है, ऐसी चीज़ों को पास करती है जिनकी लेंथ ना हो, तो वो हमेशा अपनी लंबाई को पार करती है। व्हेन अ ट्रेन पासेस अ पोल विच हैव नो लेंथ देन ट्रेन विल कवर डिस्टेंस इटसेल्फ। तो ट्रेन इस केस में क्या करेगी, अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ डिस्टेंस किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी, क्योंकि ट्रेन ने पोल को कवर किया है, जिसकी पोल की कोई भी लेंथ नहीं होती, लेंथ भी होती है वो निगलेक्ट कर देते हैं हम। डिस्टेंस ट्रेन की डिस्टेंस जो आएगी डी बराबर होता है एस इंटू डी, डी होता है एस इंटू टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से देखते हैं डी, ये डी टी जो है आपका ट्रेन ऑफ डिस्टेंस है, स्पीड इंटू टाइम, तो निकाल लेते हैं। आपकी स्पीड कितनी दी हुई है 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, और टाइम आपका सेकंड में, टाइम किसमें सेकंड में। आप ऑप्शन पर फोकस करो, ऑप्शन किसमें मीटर में, और ऑप्शन मीटर में तो आपको स्पीड में मीटर में रखना है। तो आप एक बात याद रखना, एक होता है आपका यूनिट 18/5, एक 5/18। अगर आपको किलोमीटर से, अगर आपको मीटर पर सेकंड से, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है मीटर पर सेकंड इसमें। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप जो इंटू करेंगे किलोमीटर पर आवर वाले में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में। अगर मैं मीटर पर सेकंड में जाऊँगा तो मैं इसमें इंटू करूँगा 5/18 से, 5/18 से, और इंटू 9 सेकंड का टाइम दिया, 9 से डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 16 इंटू 5 आप सब जानते हैं, 16 इंटू 5 होता है 300, 300 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 इंटू 9 9 9 9 9 9। तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका लिखा है 9,99,999। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 9,99,999 को सॉल्व कर लेंगे आप। इसको आप बोल दीजिए 10 लाख बोल सकते हैं। इसमें मैं +1 कर दूंगा तो 10 लाख बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 मैंने +1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया, तो मैं इसमें अगर +1 कर दूँ तो ये कंप्लीट मिलकर इतना बन जाएगा, और -1 कर लेता हूँ। तो यहाँ +1 -1 करने से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं +1 -1 कर लिया मैंने, तो यहाँ से ये बनेगा 10 लाख 1 2 3 4 5 6 -1, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका इंटू में 3 4 5 6 7 8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 6 0 तो 6 0 लग जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसको इसमें से माइनस करना आप जानते हैं, 10 में से 8 जाएगा 2 जाएगा, फिर 9 में से 7 जाएगा 2 जाएगा, तो लास्ट में 2 2 किसमें है, सब में 2 2 है। फिर 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। अब 3 कहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब 4th नंबर पर 4 किसमें, सभी में 4 है। फिर आप माइनस करेंगे, नेक्स्ट नंबर 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 डिजिट पर 5 किसमें है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, तो ये भी हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप कहेंगे 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 बचा है, 7 देख लीजिए, 7 6 5 4 3 2 2, 7 6 5 4 3 2 2। तो यहाँ दोबारा देखते हैं, फिर से दोबारा 7 आ जाएगा, 7 7 7, यहाँ तक सेम चल रहा है। फिर इसके बाद 6 5 4 3, अब चेक कर लीजिए आप किसमें है ये, 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 इसमें मैच कर रहा है, 3 4 5 6, यही आपका आंसर है, बी वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीका, काफ़ी तरीके से और भी कर सकते हैं आसान। जैसे कि आप जानते हैं इस डिजिट पे फ़र्क पड़ेगा, इस वाले डिजिट पे एक कैरी लेंगे तो एक कम हो जाएगा। पहले तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ पर आपको 10 में से 8 माइनस करना है, 10 में से 8, तो यहाँ पहले ना डिजिट पर 2 आएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब नंबर में 9 बनाना है, 7 + 2 9। पहले वाले डिजिट को केवल 10 बनाना है, पहले वाले डिजिट को क्या बनाना है, 10, पहले वाले डिजिट को केवल 10 बनाना है, 8 + 2 10। ओके, और बाकी सब नंबर को 9 बनाना है, 7 + 2 9, 6 + 3 9,
5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9, यहाँ तक पहुँच गए आप। यहाँ तक आप मैच कर लेना। इसके बाद ये सारे नंबर वैसे ही वैसे लिखना और इसमें से -1 कर देना, बस इसमें से -1। 7 7 6 5 3 4, ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप चेक कर सकते हैं किस क्वेश्चन में, देख लीजिए आप। 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 2। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Priya invests a certain sum of money and after 3 years gets ₹8,800 if the rate of simple interest is 40%. Then what was the principal amount invested by Priya? प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8,800 रुपये प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर से 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था? तो हमको प्रिंसिपल जो है हमेशा 100 मानना है। प्रिंसिपल क्या मानना है? 100। प्रिंसिपल मैंने मान रखा है 100। जो आपका इंटरेस्ट होता है वो R/T होता है। इंटरेस्ट R/T। तो आपकी रेट कितनी है? 40% और टाइम आपका कितना है? 3 ईयर। 40 × 3 120%। इंटरेस्ट जो है आपका 120% है। कितना है? 120। आप जानते हैं अमाउंट क्या होता है? अमाउंट P+I क्या होता है? अमाउंट होता है P+I। तो आप जानते हैं 100 + 120, 100 + 120 कितना होगा? 100 + 120। तो आप जानते हैं 220 होता है, 220%। और उसने बोला अमाउंट जो मिलता है उसको वो अर्न करती है अमाउंट 8,880। तो 0 से 0 कैंसिल, 22 से डिवाइड करना कितनी बार जाएगा? 1% की वैल्यू आएगी 40, 1% 40। मुझे चाहिए प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू 100%। 2 0 लगाओ दोनों साइड, 2 0 चिपका दीजिए आप। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4000 है। सी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। एक बल्लेबाज की एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाता है। अब बैट्समैन स्कोर 150 रन इन अ वनडे मैच। ही हिट 24 4s and 5 6। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय हिम रनिंग बिटवीन द विकेट्स ही सॉ। एक बल्लेबाज एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाता है। उसने 20 चौके तथा 5 छक्के लगाए। उसके द्वारा देखें विकेटों के बीच दौड़कर लिए गए रनों का प्रतिशत गणना करना है। तो आपको बोला गया टोटल रन मारे हैं 150 और इसमें फोर्स जो लगाए हैं उसने फोर्स, आपके फोर्स जो हैं वो 20 हैं। तो एक 4 में 4 रन, तो 24 में आप बोलें 80 रन। ऐसे ही 5 6 लगाए, 6 की जो संख्या है 5 है, तो एक 6 में 6 रन, तो 5 × 6 30। यानी टोटल इसने 4 और 6 के रन कितने हो गए? टोटल 80 + 30 110। तो 150 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 40। ये 40 रन जो है उसने रनिंग के थ्रू लिए होंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़ के लिए हैं। 40 रन कैसे लिए? दौड़ के। टोटल रन कितने हैं? 150। 150 में से 40 रन उसने रनिंग के लिए हैं। 150 में से 40 परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 से ये कितनी बार? 2 बार। 50 से ये 3 बार। 80/3, 80/3 आप सब जानते हैं, डिवाइड कर लेना आप। 26.66% आएगा, 26.66%। यानी ये 6 चलते रहेगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा 26.67% आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y तथा Z कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 45 days and 90 days respectively. In how many days can the work be completed if Y and Z together help X every day? X, Y तथा Z एक कार्य को क्रम से 30, 45 दिन तथा 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि Y तथा Z मिलकर हर दूसरे दिन X की सहायता करें? Y and Z together help X every सेकेंड डे। अदर डे का मतलब यहाँ पे सेकेंड डे है, अदर डे का मतलब है इसमें सेकेंड डे से ही मतलब है, सेकेंड डे हेल्प करेंगे। तो यहाँ आप बोलेंगे ये Y और Z जो है X को हर सेकेंड डे पे आके हेल्प करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, मैं पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका हूँ। जिसने टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखा है वो बेसिक से थोड़ा सा वीडियो देख सकता है। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो डाली है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप पे 3% है एक्स वाई जेड। इनको टाइम जो लग रहा है 30, 45, 90, 30, 45, 90। आपका टाइम जो है 30 डेज, 45 डेज और 90 डेज है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वर्क जो आता है एलसीएम से आता है। टाइम का एलसीएम लेंगे, वर्क आएगा 30, 45, 90। इन सब का एलसीएम जो होता है वो 90 होता है। मैंने आपको बताया था बड़े नंबर से चलना है। अगर बड़ा नंबर 90 है तो ये 45 से डिवाइड है, 30 से भी डिवाइड है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम है। तो आप में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं?
इस टाइम से इस वर्क में डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी आई 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स, 45 से ये 2 टाइम्स, 90 से 1 टाइम्स। तो एक्स की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, वाई की एफिशिएंसी 2 है, जेड की एफिशिएंसी 1 है। उसने क्या बोला, वाई और जेड जो हेल्प करेंगे वो हर सेकेंड डेज पे हेल्प करेंगे, एक्स की जो हेल्प करेंगे सेकेंड डेज, यानी फर्स्ट डेज में एक्स अकेला करेगा, फर्स्ट डेज में एक्स अकेला 3 वर्क करेगा, फर्स्ट डेज का 3 हो गया। सेकेंड डेज में अब क्या होगा, सेकेंड डेज में एक्स वाई जेड को ये तीनों हेल्प करेंगे। फर्स्ट डेज में एक्स अकेला कर रहा है, एक्स अकेला, लेकिन सेकेंड डेज में क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि वाई और जेड इसको हेल्प कर रहे हैं, यानी 3 + 2 5 + 1 6, यानी फर्स्ट डे 3 वर्क होगा, सेकेंड डे 6 वर्क होगा। तो टोटल फर्स्ट और सेकेंड दोनों दिन का 2 डेज का वर्क कितना हो गया, 2 डेज का वर्क जो होगा आपका 6 + 3 9 हो जाएगा, 2 डेज का वर्क जो होगा 9 होगा। आपको वर्क कितना कराना है, 90। अगर 90 वर्क कराना है तो आप बोले दोनों साइड 10 से इंटू कर दीजिए, इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 10 से, तो आप कहें 10 × 2 20, 20 डेज में 9 × 10 90, यानी 90 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। If x and y can complete a piece of work in 15 days and x alone can finish the work in 30 days, then in how many days will y alone finish the work? यदि x तथा y एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं और x अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो y अकेला किस दिन में? तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाए तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं 30 डेज। आप खुद सोचें क्या है कि जब सिंगल पर्सन कर रहा है 30 डेज लग रहा है, जब सिंगल पर्सन कर रहा है 30 डेज, 2 पर्सन मिलकर कर रहे हैं 15 डेज, तो आप जानते हैं क्या, जब भी सिंगल पर्सन को टाइम लगे और 2 पर्सन एक साथ उतर जाए तो टाइम हाफ हो जाए, तो इसका मतलब आप समझते हैं 2 पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, इक्वल। देखो ऐसा कब होगा, ऐसा जब ही होगा, टाइम हाफ कब लगेगा, टाइम हाफ जब लगेगा जब आपकी एफिशिएंसी क्या है, डबल हो जाए। डबल कब होगी, दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी तो दोनों की डबल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो अकेला करेगा वो भी 30 डेज में, दोनों 30 डेज में करेंगे, जब तो टाइम एक्स और वाई मिलकर 15 डेज, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। इसका आंसर जो है ना 30 है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। एक्स और वाई कितने टाइम में, एक्स और वाई 15 डेज, 15, तो आपका एक्स अकेला जो कर रहा है 30 डेज में, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, वर्क आएगा 30। इफिशियंसी निकालनी है, 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 30 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है। x + y की इफिशियंसी 2 है, x की इफिशियंसी 1 है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो यहाँ से देखते हैं x जो है 1 वर्क कर रहा है, x + y 2 वर्क कर रहा है, तो यहाँ से x की इफिशियंसी 1 है, दोनों की इफिशियंसी 2 है, तो आप में x 1 वर्क कर रहा है और x और y 2 वर्क कर रहे हैं, यानी 1 + 1 मिला के जब भी 2 होगा, तो यहाँ से मुझे पता चल गया y की इफिशियंसी भी 1 है, तो 30/1 कितना होगा। आप जानते हैं टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है W/E, तो आपको कराना किससे, y से कराना है। टोटल वर्क कितना है, वर्क 30 है, एफिशिएंसी 1 है, 30/1 कितना होगा 30। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A certain sum of money becomes ₹7200 in 2 years at the rate of 20% per annum of the CI interest, compounded interest, while the interest is compounded annually. Find the sum of money. एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर से 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित है, धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप जानते हैं ये कितना आपका 20% है, यहाँ 20% है, रेट जो है CI है। आप जानते हैं CI वाले केस में हमेशा सक्सेसिव लगता है, CI में सक्सेसिव 20% रेट है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5। अगर 5 रुपये जमा करोगे तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी आपका प्रिंसिपल 5 रुपये है, तो जो अमाउंट मिलेगा वो 6 रुपीज़ मिलेगा, कितना 6। ये तो 1 ईयर की बात हो गई। अगर 2 ईयर की बात करेंगे तो फिर से अगेन 5 से 6, अगर 3 ईयर होता तो फिर से 5 से 6, 4 ईयर होता फिर से 5 से 6। तो ये सक्सेसिव केस चलता है CI में। तो यहाँ 5 × 5 25, तो आपका जो प्रिंसिपल था वो 25 था स्टार्ट में।
अब जो आपको अमाउंट मिला है 6 × 6 तो वो 36 मिला है, अमाउंट 36। अगर आपसे बोले CI तो यहाँ 25 और 36 का डिफरेंस जो आएगा वो 11 आएगा, तो आपका CI जो रहेगा 11। यहाँ से देखते हैं, आपको पता है क्या जो अमाउंट की वैल्यू दी है, अमाउंट की वैल्यू दी है 7200, अमाउंट जो दिया आपका 7200, तो इस 36 की वैल्यू आपको दी गई है 7200। आप जानते हैं 36 की टेबल में ये 2 टाइम्स आता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 200, 1 की वैल्यू 200, अगर 1 की वैल्यू 200 है तो आपको प्रिंसिपल ही निकालना है। अगर आपसे देखो CI पूछा होता तो मल्टीप्लाई 200 का यहाँ कर लेते, आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना है तो 25 × 200, 25 × 2 करेंगे तो 50 और 00, तो आपका आंसर जो है 5000 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ram puts 2000 in a saving account. If he gets 20% per annum interest on him, then half yearly is compounded, then how much money will be in his account after 1 year? राम एक बचत खाते में 2000 रुपये डालता है, यदि उस पर 20% ब्याज मिलता है तो 6 माही संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी धनराशि होगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी में देख लेना। राम पुट्स 2000 रुपीज़ आ सेविंग अकाउंट्स इफ ही गेट्स 20% पर एनम इंटरेस्ट। जो आपकी रेट है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, हिंदी में आपको लिखा नहीं है यहाँ पर। जो आपकी 6 माही संयोजित है वो CI की रेट है, यहाँ इंग्लिश में आपको क्लियर दिया है कंपाउंडेड। तो ये जो रेट आपको CI की दी है, तो यहाँ से 2000 रुपीज़ डालता है, कितना 2000 रुपीज़। यहाँ पे आपको रेट कितनी है, रेट आपकी 20% है, टाइम आपका 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर। लेकिन जो रेट है आपकी वो कितनी है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जानते हैं आप, आपको हाफ ईयरली मतलब होता है 6 मंथ, यानी आपको हर 6 मंथ में 2 बार देना है। यहाँ पर जो 20% है वो ईयरली है, लेकिन उसने ब्याज जो लिया है वो हाफ ईयरली पे लिया है, ब्याज जो दिया गया है हाफ ईयरली पे दिया गया, यानी 6 मंथ में, यानी 1 ईयर का टाइम है। तो 6 मंथ के कितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट बन देंगे, यानी 6 मंथ के 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो जो आपकी रेट भी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, यहाँ पर 6 मंथ के 2 पार्टीशन बन जाएंगे, तो रेट भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी 10%। कितना 10%। अगर यहाँ पर टाइम आपका 1.5 ईयर दिया होता, कितना 1 ईयर एंड हाफ 6 मंथ, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनते, जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती वो 6 मंथ की कितनी बनती, 1 ईयर में 6 मंथ की 2 बनती, फिर 6 मंथ की एक और बनती, तो आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बनती है। आपको ब्याज जो देना पड़ता है 3 बार देना पड़ता है, 6, तो फिर आपकी रेट जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 20% को आप 3 बार डिवाइड करते हैं, यानी 20/3, इसमें 3 से आप डिवाइड कर देते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट में तो 2 का डिवाइड करेंगे, अगर 3 में है तो 3 का, 4 में अगर इंस्टॉलमेंट 4 बनती है तो 4 का डिवाइड करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 10% में 2 इंस्टॉलमेंट में क्लियर होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ही आपका सपोज दैट, मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, अगर हाफ ईयर की जगह क्वार्टरली होता है, ये क्या होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली आप सब जानते हैं, क्वार्टरली जो होता है 3 मंथ, क्वार्टरली 1 मंथ 1/4 पार्ट, यानी हर 3 मंथ में आपको देना है। तो 1 ईयर में कितने इंस्टॉलमेंट बनते हैं 3 मंथ के, 3 मंथ, यानी आपको ब्याज जो देना होता है 1 ईयर में 4 बार देना होता है। कितनी बार 1, 2, 3, 4 बार, यानी आपकी 4 इंस्टॉलमेंट बनती। तो आप इस 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे करके 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 5%, तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में 5% देना होता है। लेकिन अभी क्वेश्चन जो था हाफ ईयरली का था, कितने का था हाफ ईयरली, तो आपको 1 ईयर में जो है 2 इंस्टॉलमेंट बनेगी, 20% डिवाइड होगा आपका 10% में, तो आपका टाइम था 1 ईयर। तो 6 मंथ की कितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे 6 मंथ के, 6 मंथ के 2 इंस्टॉलमेंट बन देंगे। रेट आपकी 20% थी, जो कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, तो आपका ये 20% 10% में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आप जानते हैं 10% कितना होता है 1/10, 10% कितना होता है 1/10, तो आप कहीं यहाँ से 10 से 11, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 से 11, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, फिर से 10 से 11 अगेन 10 से 11, 10 × 10 100, 11 × 11 121। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कितने रुपए डाले गए थे, उसके खाते में जो डिपॉजिट किया गया था 2000, अकाउंट सेविंग अकाउंट में 2000। तो यहाँ से आप देख लीजिए प्रिंसिपल की वैल्यू जो दी है और ये आपका अमाउंट है, आपसे अमाउंट पूछा गया है
और प्रिंसिपल की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू कितनी दी है 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 20 आएगी। आपको इस 20 की वैल्यू निकालना है, 121 इंटू 20, ये 1 जीरो 2 से इंटू करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2, 2420 डी इस क्वेश्चन का आंसर है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास। आप पिछले मेरे जो भी 2-3 वीडियो आप वो सारे देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स के भी वीडियो मैंने काफ़ी सारे डाल रखे हैं, रीजनिंग के वीडियो भी डाल रखे हैं, तो आप 1-1 करके सारे सेशन देख सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट आपको वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय क्लास।